नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टीम नर्सिंग में। आज हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया। व्हाट इज़ ओटाइटिस मीडिया? ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया कितने प्रकार का होता है? ओटाइटिस मीडिया के क्या कारण है, क्या कॉजेज है, क्या इसका साइन एंड सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या अदर्स इसकी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशंस की हम बात करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर मे आल्सो इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टॉइड, पेट्रोस एपेक्स एंड पेरीलेब्रेंथाइन ईयर सेल्स। यानी मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर और क्या क्या इन्वॉल्व है? मेस्टॉइड, यानी मेस्टोड प्रोसेस, मेस्टोड्स के अंदर मेस्टोड जो बोन है वो इसके अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा पेट्रोस जो पेरेंटल बोन होती है उसका ये एक एरिया होता है पेट्रोस अपेक्स, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा पेरीलेब्रेंथल सेल्स, ईयर सेल्स होती है जो मेस्टोड बोन के अंदर होती है। पेरीलेब्रेंथल ईयर सेल्स इसके अंदर इंक्लूड होती है। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो जो ओटाइटिस मीडिया एक होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। कौन सा? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बहुत जल्दी ऑनसेट होता है, रैपिड ऑनसेट। इसके साइन और सिम्टम रैपिड ऑनसेट होते हैं लेस देन 3 वीक, यानी 3 वीक के जो टाइम पीरियड होता है उसमें ही क्या होते हैं इसके साइन सिम्टम शो हो जाते हैं। इसके अलावा सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक कौन सा होता है? सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ये होता है 3 वीक टू 3 मंथ के बीच में। 3 वीक टू 3 मंथ के बीच में अगर साइन सिम्टम्स आपके कॉर्स हो रहे हैं। इसके अलावा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी 3 मंथ और 3 मंथ से भी ज़्यादा समय तक रहने वाला। तो पहला कौन सा था? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी 3 वीक से पहले पहले ही इसके साइन सिम्टम्स होने लगते हैं और रिकवर की भी चांस होते हैं। सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया 3 वीक से 3 मंथ तक होता है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया 3 मंथ तक और 3 मंथ से भी ज़्यादा समय तक रह सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की हम बात करें, इसको एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, ASOM। एज कॉमन अमोंग चिल्ड्रंस ड्यू टू शॉर्टर स्टिकियन ट्यूब, यानी ये सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में, ज़्यादा होता है। बच्चों में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि देखिए एडल्ट की जो स्टिकियन ट्यूब होती है, जो स्टिकियन ट्यूब एडल्ट की होती है ये थोड़ी लॉन्ग होती है। एडल्ट की क्या होती है? थोड़ी लॉन्ग होती है। स्टिकियन ट्यूब क्या होती है? ये मिडिल ईयर से, कहाँ से? मिडिल ईयर से नेजोफेरेंक्स में। मिडिल ईयर से कहाँ पे? नेजोफेरेंक्स में। जैसे ये आपका मिडिल ईयर है, ठीक है, और मिडिल ईयर से ये आपका मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर से क्या होगा? एक ट्यूब आती है, ये वाली। कौन सी ट्यूब? ये वाली ट्यूब। ये ट्यूब आती है जिसको हम स्टिकियन ट्यूब कहते हैं। और कहाँ आके खुलती है ये आपके आगे खुलती है नेजोफेरेंक्स में। इसको क्या बोलते हैं? स्टिकियन ट्यूब। नेक्स्ट, तो जो एडल्ट होता है इसकी स्टिकियन ट्यूब थोड़ी सी लॉन्ग होती है बजाय इन्फेंट के। इन्फेंट की कैसी होती है? शॉर्ट होती है। इसलिए इसके चांस, ओटाइटिस मीडिया होने के चांस ज़्यादातर किस में होते हैं? बच्चे में। नेक्स्ट, और इसके अलावा इसके अदर क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? जैसे एडिनोइडाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, रेनाइटिस, सनसाइटिस। इसके अलावा फेरेंजाइटिस, इन्फेक्शन सेकेंडरी टू क्लेफ्ट प्लेट, यानी जो टॉन्सिलाइटिस होते हैं। टॉन्सिलाइटिस अगर किसी को हुआ है तो उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी को रेनाइटिस हुआ है तो उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी को साइनसाइटिस हुआ है तो उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी को एडोनाइडाइटिस हुआ है तो उसको फेरेंजाइटिस हुआ है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको ये ऐसे इस प्रकार के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हुए हैं उनको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमा, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन पे कोई ट्रॉमा हुआ है। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है? ईयर के अंदर होती है। मिडिल ईयर के अंदर क्या होती है? टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको सुनाई वाली मेम्ब्रेन कहते हैं, सुनने के लिए
तो उसको अगर कोई ट्रॉमा हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। हेड इंजरी, व्यक्ति गिर गया है, हेड में उसमें चोट लग गई है, ब्लड वगैरह भर गया है, ईयर के अंदर ब्लड आया है, ऐसी कंडीशंस में भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। बेरोट्रोमा, बेरोट्रोमा यानी बहुत ज़्यादा एक साथ प्रेशर के साथ में एयर उसके कान के अंदर चली गई है, तो भी उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैथोलॉजी की। इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसकी स्टेजें होती है। जैसे एक होता है कैटेरल स्टेज। कौन सी स्टेज? कैटेरल स्टेज। इसमें क्या होता है, कैटेरल स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय ऑक्लूशन ऑफ स्चेकियन ट्यूब एंड कंजेशंस ऑफ मिडिल ईयर। इसके अंदर क्या होगा, जो स्चेकियन ट्यूब होती है उसके अंदर कुछ भरने लगता है फ्लूइड या फस, जो भी इन्फेक्शन हुआ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किया है, तो वो उसमें भरने लगता है। कैसे? जैसे ये एक ईयर की हम टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, जो नेजोफेरेंक्स में ये खुल रही थी वहाँ से इसमें क्या होने लगेगा, इस प्रकार से वहाँ का फ्लूइड स्चेकियन ट्यूब के अंदर भरने लगेगा। किसके अंदर भरने लगेगा? स्चेकियन ट्यूब के अंदर भरने लगेगा। इस स्टेज को हमने क्या कहा है? कैटेरल स्टेज। कौन सी स्टेज कहा हमने इसको? कैटेरल स्टेज हमने इसको कहा है। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ एक्सुडेशन। एक्सुडेशन कलेक्शन इन द मिडिल ईयर एंड ईयर डर्म इज फर्स्ट लेटरली, इनिशियली द एक्सुगेटेड इज म्यूकोइड, लेटरल इज बिकम प्रोलेंट। अभी हम तो जो देख रहे थे, तो स्टेज ऑफ एक्सुडेशन क्या है, यानी ये मिडिल ईयर के अंदर फर्स्ट पहुंचने लगता है, और ये जो ईयर डर्म है उसको क्या करने लगेगा, उस पर प्रेशर डालने लगता है, पुश करने लगता है। ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ एक्सुडेशन। इसके अलावा स्टेज ऑफ सुप्रेशंस, यानी पस इन द मिडिल ईयर कलेक्ट अंडर टेंशन, स्ट्रेच द डर्म, परफोरेट इट बाई प्रेशर, नेक्रोसिस एंड द एक्जुगेट स्टार्ट स्केप इनटू एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल। यानी इसमें क्या होगा, जो सुप्रेशन है उसके अंदर जो मिडिल एयर है उसके अंदर पस हो गया, कलेक्ट हो गया है, और वो एक एयर डर्म पर प्रेशर डालने लगेगा, स्ट्रेच करने लगेगा उसको, यानी बाहर की साइड धक्का मारने लगेगा जो एयर डर्म है उसको। और इसके अलावा इसके प्रेशर से वहाँ पे नेक्रोसिस भी होने लगता है, यानी जो आसपास की सेल टिश्यूज है वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है। और जो एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल होती है, एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल, उसकी तरफ क्या होगा, ये एक तरीके से बहना भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज ऑफ हीलिंग, कान से बाहर आने लगेगा, यानी स्टेज ऑफ सप्रेशन में। और स्टेज ऑफ हीलिंग, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा स्वतः ही, यानी धीरे धीरे अपने आप क्या होने लगेगा, सही होने लगता है। उसको कौन सी स्टेज कहते हैं? स्टेज ऑफ हीलिंग। पैथोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस, स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पैथोलॉजी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस वाली कौन कौन सी स्टेज है? इन्फेक्शन में बी सेपरेट टू द मेस्टोड एंट्रम, initially if causes catarrhal mastoid, congestion of the mastoid mucosa, stage of coalescent mastoiditis, lateral emphyema of the mastoid। मीन्स यानी जो mastoid जो बोन है, mastoid क्या है? बोन है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो उसको हम 5 स्टेज में लेते हैं। स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, आगे समझेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का, एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो कैटरल स्टेज है, स्टेज वाइज इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं। जो कैटरल स्टेज है उसके अंदर क्या होगा, देखिए, फुलनेस और हैवीनेस इन द एयर, यानी एयर के अंदर हमें फुलनेस, यानी ऐसा लगेगा कुछ भरा है, हैवी लगेगा हमें, कुछ पानी जैसा कुछ भर गया है एयर के अंदर। सीवियर पेन होगा, जब एयर के अंदर कुछ भरा होगा तो पेन होगा, नाइट को ज़्यादा होता है, जब लेटते हैं तो प्रेशर चेंज होने की वजह से उस समय नाइट को ज़्यादा होता है। इसके अलावा डीपनेस, सुनने में हमें कमी होने लगेगी, और टिनेटस यानी घंटी और रिंग, जैसे रिंग बाज रही है कि कान के अंदर जैसे रिंग की आवाज़ हमें आने लगेगी, जैसे घंटी की आवाज़ आती है। इसके अलावा ऑटोफोनी, यानी जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं वो हमें कान के अंदर खुद के ही गूंजने लगेंगे, उसको एटोफोनी कहते हैं। इसके अलावा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो रिट्रैक्ट होने लगेगी। इसके अलावा कार्ट व्हील एपियर्स ऑफ ईयर डर्म, इसका आगे फिगर दिखाऊंगा आपको, कार्ट व्हील एपियर्स ऑफ ईयर डर्म का कैसा मतलब जो ईयर डर्म है उसको जब हम देखेंगे तो कैसा दिखता है। एब्सेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, और जो लाइट हम जब डालते हैं तो उसका कोई रिफ्लेक्स नहीं आता, ऐसा रिफ्लेक्स
बंद हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, स्टेज ऑफ एक्सीडेशंस में इसमें क्या होगा, ऑल सिम्टम्स बिकर मोर सीवियर, जो भी सिम्टम्स हम पहले देखे वो सभी कैसे हो जाएंगे, मोर सीवियर। और सुप्रेशन जो स्टेज है उसके अंदर क्या होगा, परफोरेशन ऑफ ईयर डर्म, जो ईयर डर्म है वो परफोरेट होने लगेगी, क्या होने लगेगी, परफोरेट होने लगे। परफोरेट मीन्स किसी जगह से जैसे स्किन निकलती है तो वहाँ से परफोरेट झड़ना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ईयर डर्म के अंदर परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगा पस वगैरह की वजह से। इसके अलावा ऑटोहोरिया, कान बहने लगेगा, ठीक है, प्लूरेंट डिस्चार्ज होने लगेगा कान के अंदर से। और उसके अलावा पल्सेटाइल डिस्चार्ज, ईयर डिस्चार्ज विथ ईच आर्टेरियल डायलेशंस, यानी पल्सेशन, पल्सेटाइल डिस्चार्ज मीन्स जैसे 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 हमारा पल्सेशन आता है ना, जिस प्रकार से पल्सेशन के साथ साथ में धीरे 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 डिस्चार्ज बढ़ता रहेगा। स्टेज ऑफ हीलिंग के अंदर क्या है, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये हीलिंग स्टेज होती है। और जो कॉम्प्लिकेशन स्टेज होती है उसके अंदर इन्फेक्शन सेपरेट हो जाएगा मेस्टोइड बोन के अंदर। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक क्या करेंगे हम, ट्यूनिक फोर टेस्ट एंड एडोमेट्री करेंगे। ट्यूनिक फोर टेस्ट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम यहाँ पर हेड पर बीच में लगाते हैं, जो आगे क्या बोल सकते हैं, जैसे माथे पर लगाते हैं आगे, और उसको हम एंड एक बार ऐसे वाइब्रेशन करवाते हैं, उससे देखते हैं कि वो वाइब्रेट दोनों कानों में बराबर उसको सुन पा रहा है या एक में सुन पा रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है या एक में प्रॉब्लम है, उससे हम देखते हैं। रेडियोग्राफी टेस्ट भी करवा सकते हैं हम, एक्सरे वगैरह करके देख सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन करवाएंगे, ईयर डिस्चार्ज जो आ रहा है उसका टेस्ट करवा के देखेंगे, कल्चर टेस्ट करवा के देख सकते हैं उसको कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। उसके अलावा न्यूमोनेटिक ऑटोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में एक तो सिस्टमेटिक, एक लोकल। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, सिस्टमेटिक के अंदर एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, आपका एम्पिसिलिन हो गया, और पेनिसिलिन 6 डे के लिए। सिस्टमेटिक डिकंजेस्टेंट जैसे फिनाइल इपिनेफ्रिन, HCLs, ये सब हम दे सकते हैं। लोकल के अंदर ग्लिसरीन, कार्बोलिक ईयर ड्रॉप और बार्म ऑलिव ऑयल। ऑलिव क्या होता है, एक पेड़ होता है ऑलिव जिसका ऑयल बनता है। नेक्स्ट, और इसके अलावा एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे सकते हैं, जैसे क्लोराफेनिकोल, स्प्रेड बायोरिक ड्रॉप, ये सारी ड्रॉपें हम दे सकते हैं। आप सर्जरी की बात करते हैं, मेरेंजियोटोमी कर सकते हैं। मेरेंजियोटोमी क्या, एक जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है उसको काट के, जो इसका परफोरेट पार्ट है, जो ख़राब पार्ट है उसको काट के और अंदर से ईयर वगैरह को साफ करके कर सकते हैं मेरेंजियोटोमी। एक मेरेंजियो पंक्चर, पंक्चर में क्या करते हैं, जो ईयर डर्म है उसको एक लॉन्ग मोटा इंजेक्शन लेके उसकी निडल से, और उसमें से जो फस वगैरह है उसको क्या करेंगे, एस्पिरेट करना, मेरेंजियो पंक्चर्स कहलाता है। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ये अभी तक हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, अभी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट म्यूकोसा, यानी एक्यूट में तो क्या होता था कि अचानक से इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक हो जा रहा था ये, और जो एक्यूट ही अगर एक्यूट इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ, 3 महीने से ऊपर चला गया है, तो उसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कह सकते हैं। इसमें इसको क्रोनिक सुपरटिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें बीच बीच में इंटरमीडिएट ओटोरिया, यानी बीच बीच में इसका कान बहता रहता है। जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, इसमें देखिए एक्कम्पनाइड बाई कंटिन्यूस और इंटरमीडिएट ओटोरिया, इसमें क्या होता है, या तो कंटिन्यूस आपका जो कान है उसके अंदर से फस निकलता रहेगा, या फिर इंटरमीडिएट फस निकलता रहेगा। क्रोनिक नॉन सुपरेटेड ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, क्रोनिक नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसके अंदर कोई डिस्चार्ज नहीं होता है कान के अंदर से। एक होता है क्रोनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया। स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया ऐसा ओटाइटिस मीडिया होता है जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस ओटाइटिस मीडिया, टीबी की वजह से ओटाइटिस मीडिया हुआ है, या सिफेलेटिक या इंसेफेलिक डिजीज की वजह से ओटाइटिस मीडिया हुआ है, तो उसको क्रोनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। क्रोनिक नॉन सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसके अंदर कोई डिस्चार्ज नहीं है। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जिसके अंदर डिस्चार्ज है और नहीं है भी, इंटरमीडिएट है। CSO में के बारे में आगे जानेंगे, जैसे बिगिनिंग ऑफ द ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप विद सेंट्रल परफोरेशन ऑफ द ईयर डर्म, दिस डिजीज इज लिमिटेड टू द TM एंड
द स्टिकियन ट्यूब नो कॉम्प्लिकेशन अकर एज ए रूल्स। यानी अगर सेंट्रल, जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे सेंट्रल जो ईयर डर्म है उसके सेंट्रल में या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो सेंट्रल में अगर क्या हुआ है, परफोरेशन हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है। दूसरी, अगर इसके मार्जिनल में क्या हुआ है, परफोरेशन हुआ है, मार्जिनल मतलब उसके साइड में, और किस साइड में, एटिको एंट्रल टाइप का हुआ है, तो ये बहुत डेंजरस होता है। कैसे होता है ये, बहुत डेंजरस होता है। इसके अलावा और भी दिक्कत होती है, जैसे कोलेस्टोमा होता है। कोलेस्टोमा क्या होता है, स्किन की एक मोटी सी गांठ जैसा बन जाता है। कोलेस्टेटोमा क्या होता है, एक स्किन की मोटी सी गांठ बन जाती है, ठीक है। ये जेनेटिक वो सॉरी जन्मजात भी हो सकता है। जैसे ये इस तरीके का हुआ है, तो ये परफोरेशन हुआ है, कैसा हुआ है, सेंट्रल परफोरेशन। ये कैसा हुआ, मार्जिनल परफोरेशन, एटिक परफोरेशन। ये डेंजर होता है क्योंकि ये बोन के नज़दीक होता है। ये मेस्टर्ड बोन देखो आप, मेस्टर्ड बोन, इसके अंदर सेल होती है, वो एयर सेल होती है। यानी ये जो इसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है मेस्टर्ड बोन की, इसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये जो खाली खाली जगह आप देख रहे हो, इनके अंदर एयर भरी हुई होती है। कान के लिए बैलेंस बनाने के लिए क्या भरी हुई होती है, इनके अंदर एयर भरी हुई होती है। जब इसके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, तो इसके अंदर जब इन्फेक्शन चला जाता है तो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि अंदर से पोली होती है। ईटियोलॉजी की बात करें, जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, उसकी ईटियोलॉजी क्या है, जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो सही नहीं हुआ है, यानी वो हील नहीं हो पाया, तो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। इसके अलावा एक्यूट नेरोटिक ओटाइटिस मीडिया, जो एक्यूट नेक्रोटिक ओटाइटिस मीडिया, यानी जो ओटाइटिस मीडिया था एक्यूट वाला, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो भी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसके अलावा ट्रूमेटिक लार्ज परफॉर्मेशंस, यानी किसी कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ और बहुत ज़्यादा अंदर अंदर बहुत ज़्यादा लग गई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तब भी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। उसके अलावा कॉन्जेनाइटल कोलेस्टोमा, यानी जन्म से ही कान के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर स्किन का एक गांठ जैसा बना हुआ है, तो उससे भी हो सकता है। देखिए कैसे होता है पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हम देखने की कोशिश करेंगे। कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो अभी हम बता रहे थे, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ही सही नहीं हुआ है, तो क्या होगा आगे चल के, नेक्रोसिस ऑफ ईयर डर्म पोर्शन विच हैज़ पुअर ब्लड सप्लाई। यानी सबसे पहले जहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो गई, वहाँ पे जो ईयर डर्म का जो पोर्शन है वो क्या होने लगेगा, नेक्रोसिस होने लगेगा। जब नेक्रोसिस होने लगेगा तो ऑसिक्यूलर चेन, यानी बोन्स के अंदर भी इन्फेक्शन जाने लगेगा, और इससे क्या होगा, स्क्लेरोसिस ऑफ द मेस्टर्ड बोन, और मेस्टर्ड बोन के अंदर स्क्लेरोसिस होने लगेगा, मेस्टर्ड बोन के अंदर डैमेज होने लगेगा, और पॉलिप फॉर्मेशन होने लगेगा। पॉलिप फॉर्मेशन यानी जो अभी हम देख रहे थे एयर सेल वगैरह, ये एयर सेल वगैरह ये सब डैमेज होने लगेंगी, और सब कुछ एक इकट्ठा सा होने लगेगा। आगे आपको एक फिगर दिखाऊंगा। एक होता है एटिनो एंट्रल टाइप, इसमें क्या होता है, जैसे कोलेस्टोमा फॉर्मेशन हुआ, इसके अलावा पॉलिप एंड ग्रेनुलेशन होगा, पॉलिप और ग्रेनुलेशन होगा। पॉलिप और ग्रेनुलेशन मतलब गांठ जैसी बन जाएगी, सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा बोन के अंदर एक ही जगह पे। उसके बाद में उसमें परफोरेशन होगा, ईयर ड्रम को रिट्रैक्शन होगा ईयर ड्रम के अंदर, और पार्शियल और कंप्लीट डैमेज हो जाएगी ओसिकल सेल। कैसे, ये जो ओसिकल सेल उसमें इस तरीके का ये इकट्ठा हो जाएगा, सब इन्फेक्शन की वजह से ये ईयर सेल्स डैमेज हो जाएगी, और बोन के अंदर इस तरीके से पस बढ़ने लगेगा। यानी जो एरिया है वो डैमेज हो गया है, जो एरिया आप देख रहे हो ये खाली खाली, ये सब क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, ठीक है। ये मेस्टर्ड बोन ऐसे होती है। कोलेस्टोमा बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, कोलेस्टेटोमा। देखो इस तरीके से भर गया है, इसके अंदर सब एक जगह खाली हो गया है। इसको अगर एंडोस्कोप करके देखेंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखेगी। ये देखिए एटिक रिट्रैक्शन पॉकेट विथ कोलेस्टोमा फॉर्मेशन, ऐसी स्थिति ईयर के अंदर, बोन के अंदर हो जाएगी। क्लिनिकल स्टेज देख ले, बिनाइन परफोरेशन। एक्टिव स्टेज के अंदर क्या होगा, डिस्चार्ज इज एक्टिवली, क्या होगा, एक्टिव स्टेज है तो उसके अंदर डिस्चार्ज होगा एक्टिवली। और ओसिसेंट स्टेज है उसके अंदर क्या होगा, ये 6 मंथ तक क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। और इसके अलावा इनएक्टिव स्टेज में ये 6 मंथ बाद क्या होगा,
ड्राई होगा। और जो दोनों के अंदर जो डेंजर्स वो एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? डायग्नोसिस एग्जामिनेशन करेंगे हम नोज एंड फेरेंक्स का। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, इस चिकन ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। हियरिंग टेस्ट करेंगे, जैसे उस बोल के देखेंगे, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा कंडक्टिव डीफनेस देख लेंगे 60 dB पे कि वो सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। इसके अलावा रेडियोलॉजी टेस्ट। डायग्नोसिस में हम जो टेस्ट इस चिकन ट्यूब का डायग्नोसिस करेंगे। इसके अलावा जैसे एयर ड्रॉप डाल के उसके कान में एयर ड्रॉप डाल देंगे। उसके अलावा कान में से एयर ड्रॉप डालने के बाद में उसको नोज के अंदर उसका टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा करके हम देख सकते हैं एयर ड्रॉप डाल के भी। उसके अलावा लंबी लंबी सांसें यूजिंग बल्सेल्वा मैन्यूवर से भी हम देख सकते हैं। ऑटो माइक्रोस्कोपी, उसके अलावा कोलेस्टोमा पोल्पी, इन सब का डायग्नोसिस हम करेंगे किसके द्वारा? ऑटो माइक्रोस्कोपी के द्वारा। मैनेजमेंट क्या करेंगे? एडिनोडेक्टोमी कर देंगे, टॉन्सिलेक्टोमी, जो टॉन्सिल्स को, ट्रीटमेंट ऑफ द साइनसाइटिस, और डीएनएस टू रिमूव द सेप्टिक फोकाई, यानी डीएनएस यानी डिवाइडेड नेजल सेप्टम, अगर नेजल सेप्टम डिवाइडेड है तो उसको सही करेंगे। उसके अलावा सेप्टिक फोकाई को हटा देंगे। टॉन्सिल्स यानी जितनी भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है उन सबको ट्रीट करेंगे। एंटीबायोटिक ड्रॉप दे देंगे। उसके अलावा केमिकल्स की जो कुछ ड्रॉप एसिड वगैरह दे देंगे। टीटी का इंजेक्शन दे देंगे टेटनस को रोकने के लिए। उसके अलावा टिम्फेनोप्लास्टी कर देंगे, यानी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल ईयर के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको वापस से सही करने की कोशिश करेंगे। मेरिंजियोप्लास्टी कर देंगे। मेरिंजियोप्लास्टी में रेपर करेंगे टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को, जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन ख़राब हुई थी उसको क्या कर देंगे हम? रिपेयर कर देंगे। और बहुत ज़्यादा डेंजरस परफॉर्मेशन हुआ है तो क्या करेंगे? सक्शन करेंगे, क्लीन करेंगे। जो कोलेस्टोमा बना था अंदर ही अंदर स्किन का जो एक गांठ बनी थी उसको सक्शन करके क्लीन कर देंगे। इसके अलावा एक्सीजन्स करके और उसको ग्रेनुलोमा को हटा देंगे, गांठ को वहाँ से हटा देंगे। मेस्टेक्टोमी कर देंगे। मेस्टोइड प्रोसेस में मेस्टेड बोन में जितनी जितनी खराब हुई है उसको निकाल देंगे। एटेक्टोमी या एटिकोस्ट्रोमी इसमें क्या करेंगे? जो ये एटेक्टोमी करते जो स्किन की जो गांठ बनी थी उसको बाहर निकालने के लिए। टिम्फेनोप्लास्टी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को सही कर देंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? देखिए, मेस्टोइड इन्फेक्शन हुआ है तो मेस्टोडाइटिस हो सकता है, मेस्टोइड एब्सेस हो सकता है मेस्टेड बोन के अंदर। एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन अगर होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं? यानी क्रेनियल से बाहर अगर होंगे तो पेट्रोसाइटिस, फेशियल नर्व पाल्सी, लेब्रेंथाइटिस। लेब्रेंथाइटिस क्या होता है? ये नर्व होती है जो अंदर मैसेज को, एयर के अंदर से मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाती है सुन के, वो लेब्रेंथाइटिस हो सकता है, यानी उससे डीपनेस हो सकती है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, यानी जो ब्रेन की लेयर है वहाँ पे जा सकता है, ये सब ड्यूरल एब्सेस हो सकता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। सिग्मोइड साइनसिस हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, और ओटाइटिस हाइपोसिफिलिस हो सकता है।